नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस पे। तो भैया अभी जैसे काजल ने कहा और बच्चों ने कहा यूपी बोर्ड के लिए सर जो हमें बताइए। तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और दोनों के अंदर जिस तरह से आपको अब मेहनत तो करनी है, वक्त कम है, दोनों ही बोर्ड्स के लिए आपके पास अब 2 महीने के आसपास का एक वक्त रह गया है। तो ये मेरी एक बोर्ड सीरीज हम अब यहां से लेकर चलेंगे। हर हफ्ते 2 चैप्टर का आप लोगों को पढ़ना है। जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा उसे आप उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से आप पढ़ेंगे। आपकी हेल्प के लिए जो ऑनलाइन मेरे वीडियो लेक्चर आज तक आए हैं उन सभी के डिस्क्रिप्शन उन चैप्टर्स के हिसाब से वीडियोस के अंडर होंगे, आप वो देख सकते हैं। और मेरे बताए हुए क्वेश्चंस और टॉपिक्स आप अगर करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखें, जैसा हमने तय किया 12th केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो आपको करना है, यानी आज बच्चों हो गया है 24 फरवरी। 24 फरवरी से अगर आप लेकर चलते हैं तो आप ये टारगेट लेके चलिए कि मार्च के 20 या मैक्सिमम 25 तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री पूरी करनी है ना। तो अब उसी के हिसाब से चलेंगे, यानी पर वीक 2 चैप्टर। और सबसे पहले जो 2 चैप्टर आपने करने हैं वो रहेंगे आपके कौन कौन से? सॉलिड स्टेट, यानी वीक 1 इस हफ्ते हम जो बात करेंगे वो रहेगा द सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन। इन दोनों के वीक 2 में फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स, वीक 3 में हैलोजन डेरिवेटिव एंड अल्कोहल फिनॉल्स ईथर, फिर बाकी बचे हुए वीक 4 में 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के। और इस प्रकार हम चलेंगे। मैक्सिमम चीजें, मैक्सिमम रिसोर्सेस इस चैनल पे ऑलरेडी हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों चैप्टर्स के रिस्पेक्टिवली जो आपकी इंफॉर्मेटिव रिसोर्सेस हो सकती हैं, जो बेटर हो सकती हैं, वो सब दूंगा। सॉलिड स्टेट की जब बात करते हैं तो सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है बच्चों, आ जाइए अपनी एनसीईआरटी की तरफ। सॉलिड स्टेट जब शुरू होता है तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, इनके बीच के डिफरेंसेस ये सभी बोर्ड्स के अंदर और कंपटीशन टेस्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइंस को हम कह सकते हैं ट्रू सॉलिड, सच्चे सॉलिड। अमॉर्फस हो गए अरे भाई झूठे सॉलिड, सूडो सॉलिड। मतलब किसी और स्टेट को कुछ भी तब्दीली लाके किसी तरीके से हमने उसको सॉलिड में तब्दील किया है। जैसे ग्लास क्या है मेरे दोस्त? सुपर कूल्ड लिक्विड। तो इसी तरीके से ये सूडो सॉलिड है। फर्क क्या है? जो ट्रू सॉलिड है जिसको हमने कहा क्रिस्टलाइन, उसमें पार्टिकल एक दूसरे से लंबी दूरी तक जुड़े रहते हैं। मींस एक प्रॉपर ऑर्डर रहता है। यहां पर प्रॉपर ऑर्डर नहीं रहता, थोड़ी देर ऑर्डर रहा फिर टूट गया, फिर थोड़ी देर ऑर्डर फिर टूट गया, फिर थोड़ी देर ऑर्डर फिर। तो यानी इन्हें हम कहेंगे शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर, थोड़ी दूरी तक। तू थोड़ी देर, हाँ, तो वो थोड़ी दूरी तक ये यहां पर जुड़े रहते हैं। क्रिस्टलाइट इन्हें कहा जाता है। वो कहते हैं ना भैया, मोबाइल आता है उसका प्रो वर्जन होता है, उसका लाइट वर्जन होता है। तो क्रिस्टलाइन जो है उसमें पार्टिकल एक दूसरे से लंबी दूरी तक, लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर है। परंतु सूडो सॉलिड में यानी अमॉर्फस में थोड़ी देर के लिए ऑर्डर आता है और फिर ऑर्डर की बत्ती लग जाती है, तो क्रिस्टलाइट कहा गया उसे। इन्हें क्रिस्टलाइट कह दिया, ठीक है जी। तो इसकी रेगुलर शेप है क्रिस्टलाइन की, उसकी रेगुलर शेप है। ये शार्प, अब बेटा जब शेप बढ़िया है तो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है उस खास एक टेम्परेचर पर ही। मान लीजिए 100 डिग्री इनका मेल्टिंग पॉइंट है तो 99.9 तक भी ये मेल्ट नहीं होंगे, पिघलेंगे नहीं, एकदम से 100 पे होंगे। ये ग्रेजुअल है, धीरे धीरे पिघलता रहेगा। तो ये टेबल आपको याद करनी है लिख लिख के, जिसके रिसोर्सेज मैं आपको दे दूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है अनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी। भाई एक चीज देखिए, थ्रू आउट द स्ट्रक्चर अमॉर्फस के अंदर प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर, सेम ही नेचर शो करेंगी, परंतु क्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं होगा, वहां सेम नहीं होंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यहां पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब आगे ना देखो, बिसाइड क्रिस्टलाइन अमॉर्फस देयर आर सम सॉलिड व्हिच अपेरेंटली अपीयर अमॉर्फस बट हैव माइक्रोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दीज आर पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड।
तो अगर वो छोटे छोटे बहुत ज्यादा हैं तो उन्हें क्रिस्टलाइट कहा और इसी से बन गया पॉलीक्रिस्टलाइन, है ना। चलिए सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं ये सब की बात है तो पता है। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है बेटा, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस में डिफरेंसेस फुल डिटेल में ऑलरेडी देखो। अब इन इन वीडियोस का फायदा क्या रहेगा, आपके पास एक टारगेट रहेगा कि हमें पर वीक के 2 चैप्टर करने हैं। इनके ऑलरेडी जो मेरे यूट्यूब पे चैनल हैं, मेरे अपने चैनल पे मेरे वीडियोस हैं और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैंने अपने वीडियोस डाले हुए हैं, तो वहाँ के वीडियो भी मैं यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यू कैन वॉच दोज वीडियोस। एंड देन जैसे आज मैं आपको वेडनेसडे को ये दे रहा हूँ, तो अगले वेडनेसडे मैं एक पुराने जो पेपर हैं 1 या 2 सालों के जो आपके बोर्ड में यूपी बोर्ड में आए हैं, खास तौर पे क्योंकि यूपी बोर्ड के लिए आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, और जिस और स्टेट बोर्ड के बच्चे चाहते हैं वो यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो मैं उनके पुराने क्वेश्चन देके, वैसे जनरली लगभग सब में सेम टाइप की प्रॉब्लम आती है, फिर भी मैं यहाँ डिस्कस कर लूँगा। तो वो मैं आपको वेडनेसडे जो है मॉर्निंग में एक टेस्ट लाइव करूंगा, आप उसे करेंगे, और शाम को मैं डिस्कस करूंगा कुछ क्वेश्चन, पूरा पेपर नहीं मैं करने वाला हूँ, टाइम इतना नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा 1 मार्च से जेईई एडवांस का चलेगा। तो कुछ क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं बोर्ड में, कितने स्टेप के नंबर पूरे मिलेंगे, वो आपको मैं सिखाता चला जाऊंगा, ठीक है। बाकियों के मैं सोल्यूशन आपको अपलोड कर दूंगा। तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, ये बच्चों आपने टेबल एनसीईआरटी से लिख के याद करनी है। दूसरा आइए, अब टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में आपके ये आएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड, ये वाली टेबल। अब देखो ये चीज जरूर करनी है, आपको ये दुविधा रहती है कि ये भाई ये कैसे करेंगे। देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गए, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। इसमें आ गए जी सारे के सारे इंसुलेटर हैं ये। आयनिक बॉन्ड्स हो गए जिनके अंदर, है ना, आयनिक सॉलिड हो गए। मेटालिक बॉन्ड हो गया, मेटालिक सॉलिड होगा। ये टेबल आपको याद रखनी है पूरी की पूरी। फिर कोवलेंट और नेटवर्क जैसे कि डायमंड, है ना। रिसोर्सेज पूरे में दे रहा हूं आपको नीचे फुल डिटेल में, तो एक तरह से ये गाइडिंग लेक्चर होगा, इसके साथ रिसोर्सेज होंगी, है ना। यू हैव टू फॉलो दिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। कोई बहुत बड़ा काम नहीं दिया, वीकली 2 चैप्टर आराम से हो सकते हैं। एक तरह से मैं आपकी पूरी प्रोग्रेस को एक तरह से कंट्रोल करूंगा, आपकी पूरी डायरेक्शन के अंदर आपको दे रहा हूं कि ऐसे करना है, ठीक है। तो पहले हफ्ते में ये 2 चैप्टर मैंने आपसे दिए हैं, इसे पूरा कीजिए। वेडनेसडे आपका टेस्ट होगा, कैसे लिखना है वो बताएगा, रिसोर्सेज सारी आपको दे रहा हूँ, इसको सीधा तरीके से फॉलो करिए। इस टेबल को भी याद कीजिए, और जब याद करें तो लिख लिख के करें। अगर बिना लिखे कर रहे हो तो छोड़ दो, फिर करो ही मत, फिर तो मन ही नहीं है तुम्हारा। जब तुम टाइम ही नहीं देना चाहोगे तो फिर मन ही नहीं है ना तुम्हारा। आई एम हेयर टू सपोर्ट यू, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, बट क्या आप अपनी मदद करना चाहते हैं? बड़ा सवाल तो ये। अगर लिख के याद नहीं करोगे तो वैसे ही सब बेकार है। चलिए भैया, अब देखो बच्चों को जेईई में इनके पुराने क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था, और आज के पेपर में देखो वैसे ही क्वेश्चन आए हैं, तो फिर फर्क तो पड़ता ही है ना भाई साहब। क्रिस्टल लैटिस में बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। 3 टाइप के क्रिस्टल लैटिस आप ध्यान रखो, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर्ड और सिंपल क्यूबिक सेल। आइए जरा मैं इसको एक बार बता देता हूं, क्योंकि आज भी देखो बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है भाई ने। ओए होए होए, किसमें पूछा? जेईई मेन में। कितना आसान है, एनसीईआरटी अगर कर रहा है तो आनंद है, नहीं कर रहा तो बेवकूफ है। तो मेरे भाई देखें जरा कितना बढ़िया है, 3 टाइप के यूनिट सेल है। इसके ऊपर वैसे वीडियो है मेरा, मुझे जहां तक ध्यान है, फिर भी सिंपल क्यूबिक सेल। भाई जिस कमरे में बैठा है उस कमरे को देख, 8 कॉर्नर हैं बेटा उसके। अब हर कॉर्नर पे अगर एक एटम आ जाए तो हर एटम का इस क्यूब के लिए कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1/8। कैसे? अरे भैया वही जो पुराना मैं एग्जाम्पल वीडियो में भी दिया है मैंने। अगर आपकी खाने की थाली में 8 सब्जियां हैं तो पर सब्जी का कंट्रीब्यूशन आपके खाने के लिए 1/8 होगा। अब देखना आनंद। हर कॉर्नर पर एक एटम है।
तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम कितना हुआ बेटा 1/8 और कितने एटम है 8 तो 1। तो इसका Z कितना होता है बेटा 1। Z क्या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन दैट सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, अगली है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर के अंदर यानी बीसीसी के अंदर इन एडिशन देखो सिंपल सब में होगा, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, चाहे बॉडी सेंटर्ड हो, चाहे फेस सेंटर्ड हो, सिंपल क्यूबिक सब में होगा। तो इसमें जो पूरा था इस वाली में इन एडिशन टू दिस, ओए होए गजब, ये तो रहेंगे। अरे वही जो मैं कहता हूं, चाहे बिरयानी हो, चाहे पुलाव हो, चाहे फ्राइड राइस हो, सिंपल राइस तो सबका फाउंडेशन है। तो चाहे बॉडी सेंटर्ड हो, चाहे फेस सेंटर्ड हो, सिंपल क्यूबिक सेल तो सबका फाउंडेशन लेके चल रहे हो। इन एडिशन टू दिस यहां बीच में एक एटम है। अरे कमरे में 8 कॉर्नर पे 8 लगे हैं, बीच में है एक एटम। अब यही तो आया गुरु कोऑर्डिनेशन नंबर, बीच वाला 8 एटम से अटैच्ड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। बड़ी सिंपल बात। अब आप पूछेंगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या तोप चलाई है आपने, ये कुछ नहीं तोप चलाई है बच्चे। कोऑर्डिनेशन नंबर इज योर नंबर ऑफ सराउंडिंग स्फीयर्स। खत्म, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसके अंदर क्या हुआ बेटा, वो 1 तो है ही, 8 आए हैं, पर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है ना। तो वो तो 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। और जो बॉडी सेंटर जो बीच में है वो तो पूरी तरीके से उस क्यूब के लिए ही है। जो क्यूब के बीच में है वो तो पूरी तरीके से क्यूब के लिए ही है, हाँ या ना, है ना। तो उसके हिसाब से 1 आ गया, तो टोटल मिला के 2 हो गया। तो इसका Z यानी रैंक और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 2 हुए, है ना। यही रैंक ऑफ द यूनिट सेल कहा जाता है। अब मेरे भाई आ जाओ FCC में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इन एडिशन टू कॉर्नर एंड सेंट्रल, जो सेंटर में है। अब फेस पे, अब क्यूब के 6 फेसेस हैं बेटा। अरे जिस कमरे में बैठे हो उसमें देखो 6 दीवारें नहीं लग रही। अब वो पुरानी फिल्मों में लोग कहते थे बस छत हो जाए सर पे। अरे अजीब बावले, वो छत हो जाए, साइड की दीवारें नहीं चाहिए तो एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये हो गई, एक ऊपर वाली हो गई, एक नीचे वाली हो गई, एक सामने वाली, एक इधर। तो ये 6 फेस हो गए। आनंद आया जी, 6 फेस। अब मान लो ऐसे ही एक दीवार पे कमरे का दरवाजा है, जैसे मेरी दीवार का दरवाजा इधर है। अब ये दरवाजा बाहर वाले कमरे की तरफ खुलता है ना। अब अगर मैं इस दरवाजे पे खड़ा हूं, इसका मतलब मैं फेस पे खड़ा हूं, तो मैं आधा इस रूम के लिए हूं, आधा उस रूम के लिए हूं। तो कंट्रीब्यूशन फॉर ईच रूम कितना हो गया, हाफ। तो अगर कोई एटम फेस पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन फॉर ईच क्यूब कितना होगा बेटा, हाफ। तो सिंपल है ना। अब लेकिन ये देखो ना, मैंने जो कहा फेस सेंटर में भी कॉर्नर वाले तो मौजूद हैं। अरे भैया पुलाव है तब भी उसमें सिंपल चावल तो रहेंगे। तो इसका मतलब 1/8 इंटू 8 तो 1 ले लिया, एंड 1/2 इंटू, बोलियो भाई कितने फेस थे बाबू, 6। गजब है भैया, बच्चे होशियार हैं। आ गया 4, ये हो गया Z। तो FCC के अंदर 4। अब इसी पे एक सवाल वो दाग देता है, कह देगा भैया डेंसिटी निकालिए। ओए होए गजब। वैसे भी इस चैप्टर में डेंसिटी और डिफेक्ट इन्हीं दो की सारी बोलबाला है, इन्हीं दो के बारे में बताना है। और डेंसिटी है जो बाबू वो क्या है, नॉर्मली क्या होती है भैया, मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहां पर अगर देखा जाए तो आपका एटॉमिक मास होगा, बट फिर नंबर ऑफ एटम भी लगाने पड़ेंगे। तो Z इंटू M ये इफेक्टिव मास हो गया। और वॉल्यूम अगर देखें तो A क्यूब हो गया, क्यूब है ना, और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि एक हम अगर देखें तो मोल के संदर्भ में तो बात रहती ही है ना। सॉरी मान, हो जाता है भाई ठंड हल्की सी। अब ठंड है भी नहीं, गर्मी भी है, पता नहीं अजीब सा मौसम है। तो ये डेंसिटी हुआ, है ना। अब डेंसिटी के ऊपर सवाल दाग देगा वो। तो हमें ध्यान रखना है कि भाई जैसे अगर हम NCERT का ही इसमें दृश्य लें। अच्छा हाँ बेटा, एक चीज ये कहीं मिस ना हो जाए, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखिएगा ये सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक है, क्यूबिक वाला अगर देखें, और ट्राइक्लिनिक सबसे ज़्यादा एसिमेट्रिक है। इस पे सवाल आ गया,
है ना। तो ये टेबल देख लियो बस, ब्रेवाइस लैटिस के ऊपर मत अपनी ज़िंदगी बर्बाद करियो, अभी फिलहाल बोर्ड के लिहाज से ये सब कर ले बस, ठीक है। अब आ जाए डेंसिटी के ऊपर सीधा सीधा, पैकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा भी सिरदर्दी मत मानना, है ना। पहले से पढ़ रखा है, वैसे मेरे वीडियो में है, पूरी डिटेल है, लेकिन अगर पहले से पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो बहुत ज़्यादा दुखी मत होना, क्योंकि अब इस टाइम पे करना मुश्किल होगा। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, वाइड क्या होते हैं ये जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है, और ये मेरे वीडियोस में भी है, बता भी रहा हूँ अभी, ठीक है। देखो जरा, और कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो भी आता हूँ अभी, क्योंकि वो फॉर्मूला बनाने वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये रहे। डेंसिटी वाले पहले करा लूँ, फिर वॉइड वाले पे आ जाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट डेंसिटी वाला है। अरे कहाँ गया भैया डेंसिटी वाला, ये देखो आ गया ना डेंसिटी। अब एलिमेंट हैज़ अ बॉडी सेंटर्ड बीसीसी स्ट्रक्चर, तो Z हो गया 2 विद अ सेल एज ऑफ दिस, तो ये हो गया 288 पाइकोमीटर 10⁻⁻12। द डेंसिटी दे रखा है बेटा आपको कितना, 7.2। हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन दिस मच ग्राम ऑफ एटम, तो अब इसका मोलर मास निकाल के इसमें निकाल लो, खत्म कहानी है, वॉल्यूम के बेस पे कर लो, सब कुछ दे रखा है इसमें। मोलर मास निकाले ना, मोलर मास में कितने एटम होंगे, एवोगैड्रो नंबर, फिर 1 ग्राम में कितने होंगे, फिर 208 ग्राम में कितने होंगे, ऐसे भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम से भी सिखा रखा है मैंने, ठीक है। अब ये देखो सिल्वर फॉर्म सीसीपी लैटिस, अब सीसीपी हो, एचसीपी हो, एफसीसी हो, सबका Z4 ले लो, खत्म, टेंशन ना लो। एंड एक्सरे स्टडी ऑफ क्रिस्टल शो द एज लेंथ ए दे रखा है बाबू ने, सीसीपी लैटिस है तो Z4 हो गया, सिल्वर है तो मास मिल गया 108, और डेंसिटी, अच्छा मास दे ही रखा है 107.9, कोई दिक्कत नहीं, वैसे मैंने 108 ले लिया, वही लेना, और डेंसिटी निकालनी है तो Z इंटू मोलर मास अपॉन ए क्यूब इंटू Na लगा दे, खत्म हो गया ना फॉर्मूला। 5 में से 4 चीज देगा ही देगा। अरे जेई मेन में मोलैरिटी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो, है ना, खैर सॉल्यूशन में मोलैरिटी आएगा ही, तो ये वाला आप करेंगे, ठीक है बेटा। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं। अब वॉइड्स आ जाओ, वॉइड्स के ऊपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, वो ये रहा, जैसे भी ऊपर गया फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा, जैसे ये आया, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय X and Y, atom of the element make CCP and those of occupy all the octahedral voids। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखो, ज़्यादा डिटेल पढ़नी है वॉइड्स के विषय में, नीचे लिंक में अपना ही वीडियो है, मस्त देखो, दोबारा क्यों रिकॉर्ड करवा रहे हो, है ना। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज, जो ट्रिक्स वगैरह हैं, जो चीजें हैं, वो दोबारा कर रहा हूं। नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि मुझे बच्चों ने बोला कि नहीं सर हिंदी की आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश में ही करा लो, हमारा इंग्लिश में पढ़ रहे हैं हम यूपी बोर्ड, ठीक है। अभी भी आप में से कोई हिंदी वाला है जो चाहता हो कि मैं हिंदी में पढ़ा दूं पूरा, देखो हिंदी में समझा रहा हूं तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ये शब्द भी मैं हिंदी के लूँ, क्योंकि मुझे काजल आपने तो बोल दिया था कि आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप में से और कोई बालक चाह रहा हो तो बता देना भाई, मैं फिर ढूंढ के उसमें से कर लूंगा। अभी तो किसी ने कहा नहीं तो हम इंग्लिश में चला रहे हैं, समझा रहे हैं। नंबर ऑफ एटम, ऑक्टाहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड। अगर ये नंबर ऑफ एटम n है तो ये भी n होंगे, और टेट्राहेड्रल वाइड 2n होंगे, ये ध्यान रखना भैया बस। अब इसी पे लेके चलो, अब मतलब ये एक छोटी सी, अब मैथमेटिक्स लग रही है इसमें, केमिस्ट्री से ज़्यादा मैथमेटिक्स बड़ा फेवरेट है हमारा, मैथ्स भी ना। अब देखें जरा, कहता है x and y एटम ऑफ द एलिमेंट y एज एनाइन मेक CCP, तो y किस पे बेटा, एटम, यानी ये y है, तो y तो हो गया 1, एंड दोज ऑफ एलिमेंट x ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो इसने जो है सारे एलिमेंट, कौन सा है बेटा x, इसने सारे क्या ऑक्यूपाई कर लिए, ये सारे ऑक्यूपाई कर लिए, तो ये भी 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 y1 यानी xy। ओए होए गजब, यही तो लिखना है बाबू। अगला क्या है, एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म SCP लैटिस। आगे चल लेते हैं, इतनी आसानी से सवाल सॉल्व हो जाते हैं बेटा। नंबर ऑफ एटम्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कहता है B ने SCP लैटिस के एटम बनाए हैं, ये ले भाई बना लिए, एंड दोज ऑफ द एलिमेंट A ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ए वाले ने 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल लिए हैं, तो अगर ये
n होता तो ये 2n होता, तो इंटू 2 करो, है ना। अगर ये 1 था तो ये 2 था, ये 1 था तो ये 2 था, और उस 2 के 2/3 इसमें ऑक्यूपाई करे। तो अगर b 1 है तो a क्या है, 4/3, इसमें छोड़ोगे नहीं तो b3 a4, खत्म। इतनी आसानी से ये सवाल हो जाएंगे। तो डेंसिटी वाले आएंगे, ये आएंगे, वॉइड्स वाले सवाल फॉर्मूला बनाने के लिए पैकिंग एफिशिएंसी की जब बात आएगी तो ध्यान से सोचना कि भैया देखो जरा, मैं बता ही दूं उसको भी जरा, पैकिंग एफिशिएंसी को भी। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी की बात अगर हो रही है, अरे भाई कमरे में अब गेहूं के बोरे ला के रख दिए हैं, तो कितना कमरा भर चुका है। अब भाई प्रति गेहूं के बोरा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा था, है ना, और ओवरऑल वॉल्यूम कितना था, तो प्रति गेहूं के बोरे वाला वॉल्यूम जितना करा अपॉन दिस इंटू 100 पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। अब मान लिया सिंपल क्यूबिक सेल है पुत्र, अब उसमें कितने तूने एटम भर दिए, एटम क्या है, गोला, स्फेयर। अब गोले का आयतन क्या होता है बेटा, गोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब। अब कितने गोले होंगे सिंपल क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक का तो नेट गोला 1 ही है, 1, और क्यूब क्या हो गया, a क्यूब, है ना। अब इसको सॉल्व करो, बट इसके लिए फिर a और r का रिलेशन पता होना चाहिए। तो ये देखो SCC के अंदर a जो होता है वो 2r के बराबर होता है। ऐसा कैसे, देखो मेरे भाई, ये एच लेंथ है, एक एटम इस कॉर्नर पे, एक एटम इस कॉर्नर पे, ऐसे लगे होंगे ना सारे। ये ज्योमेट्री है ना बेटा, मैंने अपने वीडियोस में इस बात को बड़े ध्यान से समझाया है कि डॉट के ऊपर गोला नहीं बैठा, जहां गोला बैठा है उस ज्योमेट्री को हमने सेट किया है। ये आनंद है। क्लियर है मेरे भाई, सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई टेंशन तो नहीं, आसान बात बिल्कुल। ऐसे ही तीनों का हम अगर निकाल लें, क्या भला देखें जरा, हमें अगर ये निकालनी है तो ये देखो पैकिंग एफिशिएंसी पहले भाई ने निकाल दी, किसकी भला, FCC की निकाल दी। हाँ ये देखो ना, SCP NCCP FCC है ये। तो यहां पर देखें R का रिलेशन दे दिया a/2√2, और इसमें क्या हो गया 4 × 4/3 पाई आर की क्यूब, और यहां पर ये हो गया, है ना। तो अब इसका आ गया 74%। अरे बड़ा प्यारा डेरिवेशन होता है। बॉडी सेंटर में बॉडी डायगोनल होता है ऐसे मैथमेटिकली, फेस सेंटर में फेस डायगोनल होता है। तो मैथ्स का वही रीजन है, 3/4 आ जाएगा इसमें, है ना, देखो 3/4 है बॉडी सेंटर में, और इसके पैकिंग एफिशिएंसी आ गई इतनी। बेसिकली 2 × 4/3 पाई आर की क्यूब अपॉन ये आर का ए से रिलेशन था, आर से आर कट जाएगा, इतना वैल्यू आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि SCC के अंदर 52% के आसपास, BCC के अंदर 68% और FCC के अंदर 74% की पैकिंग एफिशिएंसी है। मस्त बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं। आ जाओ जी, अगला देख लेते हैं। अगला इसके बाद आता है डिफेक्ट्स, फ्रैंकल ते शॉर्ट की डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट हैं, ठीक है। शॉर्ट फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, देखो बेटा बड़ा सिंपल, फ्रैंकल ते शॉर्ट की डिफेक्ट की बात चल रही है। ये क्रिस्टल लैटिस है ना, ऐसे ही बनेगा हमारा 3D लैटिस। यहाँ पर हमारे आयन पड़े हैं, प्लस माइनस अल्टरनेट होंगे ना आयन। अरे आयनिक स्ट्रक्चर है ना बाबू, काहे इतना सोचने जाते हो, तो अल्टरनेट ही तो होंगे ये अपोजिट आयन, है ना। अब देखो फ्रैंकल बाबू की बात करते हैं। फ्रैंकल बाबू में क्या, अरे एक क्लास में 10 लड़के थे, 10 लड़कियां बैठे थे, ठीक है जी, क्या बैठे थे भाई, 10 लड़के 10 लड़कियां, एक रो में बैठे थे, मान लो ऐसे ऐसे, है ना। फिर एक रो थी। अब एक लड़के के मन में अचानक पता नहीं क्या आया, वहां से उठा और बीच में आ गया, जहां 2 बेंच की लाइन थी उनके बीच में आके फंस गया। भाई हम तो यहीं बैठेंगे गुरु, अब उखाड़ लो क्या उखाड़ना है। ऐसे ही यहां हुआ, एक कैटायन यहां से निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, एक कैटायन अपनी लेटेस्ट साइट को छोड़ के इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया। जहां से आया वहां वैकेंसी, खाली जगह हो गई, सीट खाली हो गई, और जहां बीच में आके फंस गया वो इंटरस्टिशियल साइट है। तो इसको वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल कहेंगे।
मिला के हो जाएगा डिसलोकेशन। तो दिस इज डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिफेक्ट क्यों कह दिया? अरे अच्छी खासी सीटों में बैठे हुए जबरदस्ती पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बर्बाद कर दिए हो, तो ये है क्या? डिफेक्ट। और अगर ये जो है ये फ्रैंकल हो गया है जी, ये फ्रैंकल डिफेक्ट है। और अगर एक लड़का और एक लड़की उठ के चले जाएं, यानी पेयर ऑफ आयन लैटिस ही छोड़ दे, मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, तो ये चले गए भाई साहब। आज थोड़ा मूड अच्छा, बच्चों ने जेई थोड़ा अच्छा कर दिया, आसान भी आया पेपर। चलो हाँ, तो भाई हम ये बता रहे थे एक कैटायन और एक एनायन उठ के चले गए, ये शॉर्ट की है। पेयर ऑफ आयन मिसिंग है। अच्छा, दोनों में एक चीज देखो भाई, न्यूट्रलिटी मेंटेन है, स्टोइशियोमेट्री मेंटेन है ना बच्चों? तो यही आनंद है, बिल्कुल देखें जरा। अब यहां गुरु बताएगा ये, these are the defect which do not disturb the stoichiometry of the solid, they are also called thermodynamic defect। हीट करने से होता है ये, इसलिए। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? जब एक उठ के चला जाए, इंटरस्टिशियल बीच में फंस जाए, ठीक है। वैकेंसी एंड ये नॉन आयनिक शो करते हैं, आयनिक वालों में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, तो उसमें फ्रैंकल और शॉर्ट की है। इन फ्रैंकल दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड, द स्मॉलर आयन, कैटायन ही स्मॉलर होगा, उस पर प्लस चार्ज है, साइड टू एन इंटरस्टिशियल, इट क्रिएट ए वैकेंसी एट इट्स ओरिजिनल एंड इंटरस्टिशियल एट इट्स न्यू लोकेशन। फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन। अच्छा भैया देखो, वो जो कैटायन था वो वहीं का वहीं था, उसी लैटिस में था, तो डेंसिटी कम कर दी क्या उसने? नहीं। क्यों? अरे मास तो कम नहीं हुआ बे, इसलिए। और जो शॉर्ट की है उसमें 2 आयन चले गए हैं, तो मास कम हो गया है। और क्योंकि मास कम हो गया है, क्योंकि मास कम हो गया है, इसीलिए डेंसिटी भी कम हो जाएगी। बस ठीक है जी। अब आ जाइए, ये फ्रैंकल ते शॉर्ट की कह दिया है, AGBR दोनों डिफेक्ट दिखाता है, ठीक है जी। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अब इसमें देखो, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ये मेटल एक्सेस में, ये फार्बन जेंटर सेंटर, यहां से पढ़ लो जरा फिर इसको। बाकी डिटेल पढ़ने के लिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो देख लेना। When crystal of NaCl are heated in an atmosphere of sodium vapor, the sodium atom are deposited on the surface of the crystal। एक तरह से देखो चांद आया, सोडियम वेपर थे, सोडियम आ गया क्रिस्टल के ऊपर वाली लेयर पे, क्लोराइड ने देखा ओहो हमारे सोडियम बाबू आ गए हैं, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन छोड़ के सोडियम से मिलने चला गया। ठीक है जी। अब देखें जरा, यहां देखना जरा, when crystal of NaCl are heated in an atmosphere of sodium vapor, अब क्लोराइड आयन ऊपर भाग गए, इलेक्ट्रॉन कहां से मिला? Na+ से। अब देखो ध्यान से, है ना? तो अब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ा किसने? सोडियम ने, प्लस बना दिया। वो इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? जहां से क्लोराइड माइनस गया है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बचाने के लिए। द रिलीज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई एनायनिक साइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन की तो पुरानी फितरत है, वो आएगा, एनर्जी लेगा, कूदा फांदी मचाएगा, एनर्जी छोड़ेगा, कलर मिल जाएगा भैया। इसी की वजह से कलर आ जाता है। तो इन्हें जर्मन का एक वर्ड है बेटा, फार्बन जेंडर, ये रहा देखो, फार्बन जेंटर, एफ सेंटर कहते हैं। तो बेसिकली जब हमने NaCl के क्रिस्टल को Na के वेपर में हीट किया है, तो सोडियम ने ऊपर वाली जो लेटेस्ट साइट है उसे ऑक्यूपाई कर लिया है, उससे मिलने क्लोराइड माइनस चला गया, क्लोराइड माइनस को देखते इलेक्ट्रॉन छूट गया Na का, और वो आके बैठ गया एनायनिक साइट पे। और जब इलेक्ट्रॉन आके बैठेगा तो कलर, क्योंकि जब आके बैठेगा तो एनर्जी छोड़ेगा और कलर आएगा। तो दीज सेंटर्स आर नोन एज फार्बन जेंटर सेंटर। ठीक है बेटा, इंसुलेटर वगैरह तो आपको खैर पता है, फिजिक्स में ही पढ़ा है आप। अच्छा, ये डोपिंग देख लेना, इसके अंदर वही है भैया, ग्रुप 14 वाले की बात अगर करें, वहां पर हम करते हैं डोपिंग। इसके साथ अगर पेंटावेलेंट डाल दिया या ट्राईवेलेंट डाल दिया, पेंटावेलेंट डाल दिया यानी ग्रुप 15 वाला, सिलिकॉन के साथ डाल दिया, मान लो 15 वाला डाल दिया नाइट्रोजन वाली फैमिली का, तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से अब जो है कंडक्टेंस होगा, करंट फ्लो करेगा, तो ये हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और यहाँ बन गया एक प्लस, क्योंकि ग्रुप 13 डाला। देखो 15 डाला तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू था, और 13 वाली इम्प्योरिटी डाली है,
डोपिंग करी है ना, एल्यूमिनियम वाली जो फैमिली है, तो एक रह गया कम। अब एक रह गया कम तो वहां हो गया क्या, डिफेक्ट कौन सा, अब डिफेक्ट मतलब बेसिकली यहां पर आ गया प्लस, होल आ गया, है ना, तो इसको बोलेंगे पी टाइप, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। खत्म, इजी बेटा, ये डोपिंग हो गई। ठीक है जी, अब देखो आगे, इसके बाद लास्ट में सबसे ज्यादा ये दे रखा है, इसको पढ़ लेना, मैग्नेटिक बिहेवियर में ये टेबल, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक तो पढ़ाइए, फेरोफेरी और ये टेबल, बस इतना करना है। होमवर्क है, एनसीईआरटी के सारे सवाल करो, परसों सॉल्यूशन के विषय में वीडियो आ जाएगा, इस हफ्ते के 2 चैप्टर हैं ये। होमवर्क रहेगा आपका जो अगली क्लास में कराऊंगा ये, वैसे तो पूरे एनसीईआरटी के सवाल हैं, डेंसिटी वेंसिटी करो, ये सब देखो डोप कर रहे हैं किससे, बट ये वाला जरूर कीजिएगा। आशा है आपके बोर्ड में जो चैप्टर आपको मैं करा रहा हूँ इसी में से बन जाएगा, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आज की सभा मैं यहाँ पर रोकूंगा बेटा, ठीक है। तो आई होप मेहनत करोगे, अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो लाइक करो, देखते हैं, शेयर करो ताकि बच्चों तक पहुँचे ये जानकारी, उनको हेल्प मिले। और चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, टेक केयर।